ओके, दिस इज अनदर वीडियो। ये हमारी वीडियो है। टॉपिक हमारा है सोल्यूशन एंड कोलाइड्स। और ये हमारे जो AQEV के पास्ट पेपर्स 2021 से 2024 के दरमियान जितने भी MCQs इस टॉपिक से रिलेटेड है, आज मैं उनको डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी ऑब्जर्व थ्रू। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज डायरेक्टली लिंक करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के साथ। यानी कि अगर कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर आइंस होंगे, यूं कहना चाहिए कि पॉजिटिव या नेगेटिव आइन होगा तो वो उससे इंटरेक्ट करेगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब यह है कि इसमें हमने कोई इलेक्ट्रिकल फिनोमेना करना होता है या इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती है, फिर जाके हम इसको कोलाइडल पार्टिकल्स को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में हमें गिवन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ये होगा कि हम बेसिकली एक बहुत ही स्मॉल पोर्स वाला फिल्टर यूज करेंगे जो कि बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स को भी अलाउ नहीं करेगा अपने अंदर से पास होने का। तो बेसिकली फिल्ट्रेशन में तो यही होता है, तो कि हम अंश यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी में सेडिमेंटेशन दिया हुआ है। सेडिमेंटेशन का मतलब ये होता है कि हम बेसिकली अगर पार्टिकल्स हैं हमारे और उनको हम बेसिकली सेटल डाउन होने दे रहे हैं, तो सेटलिंग डाउन ऑफ द पार्टिकल्स को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो ये भी इससे लिंक नहीं करता। सी ऑप्शन हमारा है इलेक्ट्रो फोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके इलेक्ट्रिकल आइंस को डिटेक्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इस MCQs के लिए। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। अच्छा, इसमें अगर मैं ऑप्शन डी को भी डिस्कस कर लूं। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट बेसिकली रॉबर्ट ब्राउन नामी साइंटिस्ट ने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स की लिक्विड स्टेट में जो मूवमेंट है उसको आइडेंटिफाई किया था। तो इसका इससे इलेक्ट्रिकल चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs हमारा है इफ द 2.5 ग्राम ऑफ NH2 ट्वाइस CO, बेसिकली ये यूरिया का फॉर्मूला है, इज डिसॉल्व इन वाटर टू प्रिपेयर 100 cm क्यूब सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें कि हमारे पास इसमें एक सॉल्यूट है, उसका जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.5 ग्राम। और एक हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है जो कि दिया गया है 100 cm क्यूब। अच्छा, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला ये है कि हमें क्या चाहिए, हमें मोल्स चाहिए उस सब्सटेंस के और उसका वॉल्यूम चाहिए DM क्यूब। ठीक है, अगर हम मोल्स को वॉल्यूम इन DM क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं तो हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें इन्होंने जो क्या कहते हैं मास दिया हुआ है, मास हमें दिया हुआ है 2.5। अगर मैं इसको इसके MR से मतलब इसका हम MR कैलकुलेट करेंगे तो इसका MR हमारा क्या कैलकुलेट होगा? इसमें हमारे पास दो नाइट्रोजन है तो 14 × 2 हो जाएगा, प्लस इसमें हाइड्रोजन 4 है क्योंकि बाहर आपके ये 2 नजर आ रहा है, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, तो ये +4 कर देते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 मतलब जो भी इसके नंबर होंगे वही उसका मास हो जाएगा टोटल। कार्बन 1 है तो मैं +12 करूंगा, और एक ही हमारे पास ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा +16। इन सबको जब मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास ये होता है 28 + 4 + 12 + 16। इन सबको मैं ऐड करता हूँ तो जो हमारा MR बनता है वो बनता है 60। तो हमें बेसिकली 2.5 को 60 से डिवाइड करना होगा। तो जब मैं 2.5 को 60 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास मोल्स आते हैं 0.042। ये भी मैंने राउंड ऑफ करके वैल्यू बताई है। मतलब जो हमारे मोल्स की तादाद है वो है 0.042। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वॉल्यूम दिया हुआ है CM क्यूब में, तो मुझे इस वॉल्यूम को बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से ताकि ये DM क्यूब में चेंज हो जाए, तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 0.1। तो इन शॉर्ट
मुझे यहाँ पर इस वॉल्यूम की जगह पर 0.1 पुट करना होगा। अब अगर कैलकुलेटर यूज करते हुए मैं 0.042 को डिवाइड करता हूँ 0.1 से, तो जो मोलैरिटी की वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी 0.42। ये हमारी राउंड ऑफ वैल्यू है। ऑप्शंस में अगर हम गौर से देखें तो हमारा ऑप्शन जो बी है, अगर मैं बी को 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करूं तो 0.416 है। तो 0.416 को अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करूं तो 0.42 बनता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट। तो अगर आपको याद हो, सॉल्यूशन के चैप्टर में हमने एक टर्मिनोलॉजी या एक पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है, तो जो मिक्सचर यानी कि जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं। सबसे पहले उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। सही है। तो जो भी हमारा वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ ऑप्शंस में देखूं, यहाँ तो लिखा हुआ है एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अच्छा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब ही यही है। अगर हम एवोप्रेशन की डेफिनेशन को थोड़ा सा माइंड में लाएं, तो एवोप्रेशन में होता यही है कि एवोप्रेशन ज्यादा उस वक्त होती है कि जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज्यादा स्केप होते हैं। और एवोप्रेशन कम कब होती है, जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम स्केप आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो हमारा ऑप्शन डी या सी सही होगा या डी सही होगा। इन दो ऑप्शंस में मतलब ये दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर वेपर प्रेशर यानी कि स्केपिंग टेंडेंसी सॉल्वेंट पार्टिकल की कम हो रही है, तो ऑब्वियसली जो उसका वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी इस एमसीक्यूज का करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ये तो क्वेश्चन 2-3 दफा आ भी चुका है। टूथपेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बिकॉज इट्स पार्टिकल कैन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। याद रखें कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली लाइट को स्कैटर्ड करता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं ऑप्शन बी की को भी चेक कर लेता हूँ, कैन बी सीन विद द नेकेड आई। हम जानते हैं कि हम जो टूथपेस्ट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। कैन फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, और इसका कुछ क्योंकि इंटरमीडिएट टाइप का होता है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता। होमोजेनियस में हर लिहाज से, हर हर रिस्पेक्ट से बेसिकली कहना चाहिए मिक्सचर जो है वो एक जैसा होना चाहिए। और कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, जबकि ये इसके पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट था, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 100 cm³ ऑफ एक्वा सोल्यूशन Fe2SO4 फेरिक सल्फेट है इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ इट इन वाटर। अगेन यहाँ पर हमारे पास जो मास गिवन है वो 2 ग्राम गिवन है। वॉल्यूम हमारा गिवन है 100 cm³। तो ये भी हमारी कंसंट्रेशन अगर निकालनी होगी तो ये मोलैरिटी कैलकुलेट करना होगा, जैसे कि अभी प्रीवियसली हमने क्वेश्चन किया है। द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। अच्छा, हमें यहाँ पर पूरे उसकी कंसंट्रेशन नहीं मांगी, सल्फेट आयन की बात की गई है। अच्छा, पहले तो हम इस पूरे की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें पहले मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। मोल्स के लिए एमआर चाहिए। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में हमें एमआर जो है वो 400 ग्राम दिया हुआ है। तो अगर मैं 2 ग्राम को मोल्स निकालने के लिए 2 को मैं डिवाइड कर दूंगा 400 से, तो जो मोल हमारे पास आएंगे वो आएंगे 0.005। और इसी तरीके से अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहता हूँ DM³ में, क्योंकि वॉल्यूम हमें 100 cm³ दिया हुआ है, तो मुझे इससे डिवाइड करना होगा 1000 से। तो वॉल्यूम हमारा आएगा 0.1 DM³। फर्दर ये अब हम इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। मोलैरिटी हमारी कैसे कैलकुलेट होगी कि हमने मोल्स लेने हैं जो कि है 0.005। इसको हमने डिवाइड करना है 0.1 DM³ से। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन आ रही है वो आ रही है हमारे पास 0.05 मोल पर DM³। सही है। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये पूरे Fe2SO4
की है। जब ये आयनाइज होगा तो ये 2 मोल Fe के आयंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और 3 मोल्स SO4 ट्वाइस के आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली ये कंसंट्रेशन जो भी है, अगर हमें सिर्फ सल्फेट की कंसंट्रेशन चाहिए जैसे ये क्वेश्चन में कहा गया, तो ये वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ वैल्यू हमारे पास जो हमारे पास बनती है वो वैल्यू बनती है 0.15। ये हमारी कंसंट्रेशन हो जाएगी क्या कहना चाहिए सल्फेट की। तो इस रिस्पेक्ट से अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, ऑप्शन चूंकि इसमें साइंटिफिक कंडीशन में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जब हम 0.15 को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो 1.5 एक्सपोनेंट -1 बनेगा। Okay, next question है blood and the paints are classified as whole because the disperse phase and dispersion medium in these colloidal systems are। अगर हम बात करते हैं ब्लड की या पेंट की, बेसिकली अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स ये होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, और ये डिस्पर्स होते हैं हमारे लिक्विड मीडियम के अंदर। तो इस रिस्पेक्ट से क्लियरली हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमें यहाँ पर जो डिस्पर्जन फेज दिया गया है वो सॉलिड दिया गया है और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन क्रायोस्कोपी द फॉर्मूला ऑफ फॉर फाइंडिंग मोलर मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज। अच्छा, अगर हमें याद हो कि इन क्रायोस्कोपी के अंदर हमारे पास जो बेसिकली डेल्टा टी है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, डेल्टा टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। और मोलैलिटी बेसिकली हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बनेगा डेल्टा टी इक्वल्स टू, हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ कहते हैं, और ये फॉर्मूला डिवाइड होता है यहाँ ऊपर टॉप पे हमारे पास आता है W2, ये मल्टीप्लाई होता है 1000 से, ठीक है। W2 जो बेसिकली है वो मास होता है हमारा सॉल्यूट का, और नीचे हमारा आता है W1, और ये मल्टीप्लाई होता है MR से, ठीक है। या इसको M2 भी कह सकते हैं, मैंने तो यहाँ MR लिख दिया, लेकिन हम इसकी रिस्पेक्ट से चलते हैं तो ये M2 होगा। अब अगर मैंने इसका फॉर्मूला जनरेट करना है तो बेसिकली इस M2 को मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा टी की तरफ ले जाता हूँ और डेल्टा टी इधर आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो M2 है ये कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास के एफ वैसे ही रहेगा, उससे मल्टीप्लाई होगा W2, उससे मल्टीप्लाई होगा 1000, और इनसे हमारा डिवाइड होगा W1 इंटू डेल्टा टी। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे इस फॉर्मूले से मैच करता है। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास चले W1 और डेल्टा टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में नीचे नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी रीअरेंजमेंट चेंज है, लेकिन हम डिनोमिनेटर में देखते हैं तो डेल्टा टी एफ और W1 नीचे हैं, और जो ऊपर हमें नजर आ रहा है वो के एफ नजर आ रहा है, 1000 नजर आ रहा है, और W2 नजर आ रहा है। तो ये सीक्वेंस हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द राउल्स इक्वेशन दैट शो दैट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशन lowering of vapor pressure and the mole fraction of the solute is। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है कि रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेसिकली हमारा क्या होता है कि हम डेल्टा पी को बेसिकली एक मिनट, हाँ इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेल्टा पी को हमें डिवाइड करना होता है पी नॉट से, यानी कि जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का, वो इक्वल होता है जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है राउल्स लॉ का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो अगर हम देखें ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में चेंज इन वेपर प्रेशर को डिवाइड किया जाता है जो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो इस रिस्पेक्ट से अगर हम और से देखें तो हमारा ऑप्शन डी
बिल्कुल फिट बैठता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू। ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं कि जो बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फोर थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोलैलिटी के। ठीक है, तो हमारे पास जो मोलैलिटी है वो ये लिखी हुई है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारा कंसंट्रेशन से रिलेटेड आ गया, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम। हमारे पास मास दिया गया है 10 ग्राम, और NaOH इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करूँ, क्योंकि दो मासेस दिए हुए हैं हमें, तो एक मास हो गया सॉल्यूट का, जो कम क्वांटिटी होती है वो सॉल्यूट होती है। जो दूसरा मास आ रहा है वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इसका मास हमें क्या गिवन दिया गया है, वो दिया गया है 100 ग्राम। ठीक है, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अब हमने मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंजेस इस तरह से करूंगा कि सॉल्यूट का जो मास है उसको सिंबल हम देते हैं W2। ठीक है, तो ये हो जाएगा W2, और सॉल्वेंट के मास को हम सिंबल देते हैं W1, जो हमारा फॉर्मूला है उसके रिस्पेक्ट से। और इसी तरीके से अब हमें MR कैलकुलेट करना है, जिसको M2 कहते हैं फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से। तो MR कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो हमें एक सोडियम चाहिए 23 + 16 + 1। तो जो M2 की वैल्यू यानी कि MR की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 40। तो हमारे पास जो मोलैलिटी का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि W2 मल्टीप्लाई होता है 1000 से, और उसके बाद M2 मल्टीप्लाई होता है W1 से। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, W2 की वैल्यू हमारे पास है 10 × 1000, और उसके बाद M2 की वैल्यू हमारी आई है 40। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो ऑब्वियसली अगर मैं देखें पूरा 1000 इन 00 से सब कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बच रहा है 10/4 को हम सॉल्व करते हैं, ये बनता है 2.5। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।